बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल हमने बेटा डिस्कस किया था मोशन अंडर ग्रेविटी के बारे में कि मोशन अंडर ग्रेविटी क्या होती है, और उसकी इक्वेशंस के अंदर हमने डिस्कस किया था कि मोशन अंडर ग्रेविटी के लिए सेम इक्वेशंस इस्तेमाल की जा सकती है जो हमने उससे पहले वाले दिन इक्वेशंस की थी। इसलिए क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी जो होती है उसके अंदर यूनिफॉर्म या कांस्टेंट एक्सीलेशन होती है। एक्सीलेशन ड्यू टू ग्रेविटी को यूनिफॉर्म एक्सीलेशन भी कहा जा सकता है, उसके साथ उसकी एक्सीलेशन को कांस्टेंट एक्सीलेशन भी कहा जा सकता है। कांस्टेंट एक्सीलेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि कोई भी हेवी बॉडी या लाइट बॉडी जब ऊपर से ड्रॉप होती है तो उसके अंदर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर सेम एक्सीलेशन आती है। इसलिए हम कहते हैं कि ये जो है ये कांस्टेंट एक्सीलेशन होती है। अब इसके बाद बेटा हम डिस्कस करेंगे आगे जो न्यूटन्स लॉज हैं कि न्यूटन्स लॉज हमें क्या कहते हैं या न्यूटन्स लॉज किस चीज के बारे में डिस्कस करते हैं बेटा। तो देखिए बेटा, न्यूटन के लॉज को पढ़ने से पहले आपके माइंड में होना चाहिए कि बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स किसको कहा जाता है। जब आपका माइंड बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में क्लियर होगा तो फिर हम आगे न्यूटन्स लॉज को इजीली पढ़ सकते हैं। तो पहले हम करेंगे बेटा कि बैलेंस्ड फोर्स किसको कहा जाता है बेटा। Acting on body is जीरो, या आप ये भी कह सकते हैं कि नेट फोर्स इज इक्वल टू जीरो। तो आप इसको इस तरह से बेटा डायग्राम में भी देख सकते हैं कि सपोज करें कोई भी बॉडी इस तरह से अगर किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर पड़ी है बेटा तो ये इसका वेट होगा बेटा, ठीक है, और ये नॉर्मल रिएक्शन होगा बेटा, ठीक है। तो इस तरह से अगर आप करोगे तो इसके अंदर फोर्स नेट इज इक्वल टू जीरो होगी बेटा, क्योंकि वेट और नॉर्मल रिएक्शन एक दूसरे के
बराबर होते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि वेट इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। लेकिन ये बात याद रखिएगा बेटा कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा वेट के बराबर हो ऐसा होना जरूरी नहीं है। नॉर्मल रिएक्शन वेट से छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है और इक्वल भी हो सकता है। ये कंडीशंस बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन याद रखिएगा कि नॉर्मल रिएक्शन हमेशा इक्वल टू वेट हो ऐसा होना जरूरी नहीं है। तो अगर आप कहते हैं कि एक हॉरिजेंटल सरफेस है, उसके ऊपर जब बॉडी इस तरह से रेस्ट में होती है तो उसके ऊपर भी इस तरह से आप कह सकते हैं कि नेट फोर्स 0 है। या अगर आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि सपोज करें कि इस तरह से एक बॉडी है, उसके ऊपर एक फोर्स इस तरफ है, एक फोर्स इस तरफ है और नॉर्मल रिएक्शन इस तरह से है और वेट इस तरह से है, तो इसके अंदर भी अगर F1 इज इक्वल टू F2 है और नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू वेट है, तो इस कंडीशन के अंदर भी नेट फोर्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है। या अगर इस तरह से है, कोई भी बॉडी है वो इस तरह से मूव कर रही है, इस तरह से अप्लाइड फोर्स है, इसके ऊपर फोर्स अप्लाइड है और यहां से इसको आती है फ्रिक्शन, यहाँ पे इसके ऊपर लग रहा होता है वेट और यहाँ पे लग रहा होता है नॉर्मल रिएक्शन। अब इस कंडीशन के अंदर भी अगर वेट नॉर्मल रिएक्शन के बराबर है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर अप्लाइड के बराबर है, तो इसकी दो कंडीशंस बेटा हो सकती हैं कि नेट फोर्स तो इसकी 0 होगी, फोर्स नेट 0 होगी। अब इसके अंदर बॉडी रेस्ट में भी रह सकती है और अगर मूव कर रही है तो विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी मूव कर सकती है। तो नेट फोर्स 0 जब होता है तो हम कहते हैं कि उस बॉडी के ऊपर बैलेंस्ड फोर्स लग रही है। तो बैलेंस्ड फोर्स का मकसद ही यही होता है कि बॉडी के ऊपर लगने वाली सब की सब फोर्सेस का अगर रिजल्टेंट 0 आता है तो हम कहते हैं कि उस बॉडी की ये जो फोर्स है इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स 0 है या बॉडी के ऊपर बैलेंस्ड फोर्स एक्ट कर रही है। अब बैलेंस्ड फोर्स क्या कर सकती है बेटा, बैलेंस्ड फोर्स जब बॉडी के ऊपर लगती है तो बॉडी के अंदर दो चीजें हो सकती है। बॉडी अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, अगर कोई भी बॉडी मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म, अगर मूव कर रही है तो उस बॉडी की वेलोसिटी यूनिफॉर्म रहेगी अंडर द एक्शन ऑफ बैलेंस्ड फोर्स। तो आप कहोगे बेटा कि जब कोई भी बॉडी है उसके ऊपर अगर बैलेंस्ड फोर्स लग रही है तो बॉडी रेस्ट में रहेगी, या बॉडी अगर मूव कर रही है तो वो मूव करेगी विथ द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि बेटा कि व्हेन balanced force is acting on body, when body is under action of balanced force, जब बैलेंस्ड फोर्स होती है बेटा, जब बैलेंस्ड फोर्स होती है देन दो चीजें हो सकती है बेटा। एक ये हो सकती है कि बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट, बॉडी बेटा रेस्ट में रहती है। अगर किसी भी बॉडी के ऊपर कोई भी बैलेंस्ड फोर्स लग रही है तो रेस्ट में जब बॉडी होती है तो उसके ऊपर हम कहते हैं कि इस बॉडी के ऊपर बैलेंस्ड फोर्स लग रही है, कितनी भी फोर्सेस भले लग रही हो। लेकिन अगर वो बॉडी रेस्ट में है तो हम कहेंगे बैलेंस्ड फोर्स है, ये बॉडी के ऊपर बैलेंस्ड फोर्स है। नंबर 2 बेटा, बॉडी इज मूविंग विथ
यूनिफॉर्म वेलोसिटी, बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है, इसके अंदर एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0 होती है बेटा। तो आप कहोगे कि अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो उसके ऊपर भी बैलेंस्ड फोर्स लग रही है। तो इस चीज से एक कंक्लूजन आता है कि बैलेंस्ड फोर्स कभी भी एक्सीलरेशन पैदा नहीं कर सकती और बैलेंस्ड फोर्स कभी भी स्टेट चेंज नहीं कर सकती। ठीक है, जब वेलोसिटी चेंज नहीं होती तो इसका मतलब है कि बैलेंस्ड फोर्स एक्सीलरेशन भी पैदा नहीं कर सकती, मोमेंटम को भी चेंज नहीं कर सकती, काइनेटिक एनर्जी को भी चेंज नहीं कर सकती, हर चीज को ये बैलेंस्ड फोर्स चेंज नहीं कर सकती। तो दो बहुत ही मेजर इसके अंदर बातें होंगी जिनको हम कंक्लूजन की सूरत में लिखते हैं कि इसका कंक्लूजन क्या होगा बेटा। इसका कंक्लूजन ये होगा कि बैलेंस्ड फोर्स कैन नॉट change state of body or cannot produce acceleration बेटा। तो ये हो जाएगी हमारे पास बेटा, बैलेंस्ड फोर्स कैन नॉट चेंज स्टेट ऑफ बॉडी और कैन नॉट प्रोड्यूस एक्सेलरेशन बेटा। अब हम करते हैं बेटा कि दूसरी जो फोर्स होती है अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होती है बेटा। अनबैलेंस्ड फोर्स क्या है या अनबैलेंस्ड फोर्स क्या कर सकती है बेटा। अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब या मकसद क्या होता है बेटा। अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब होता है जिसके अंदर सम ऑफ ऑल फोर्सेस 0 ना हो। ठीक है बेटा, अनबैलेंस्ड फोर्सेस का मतलब होता है कि अनबैलेंस्ड फोर्सेस के अंदर कोई भी बॉडी जब अनबैलेंस्ड फोर्स के अंडर में है तो अनबैलेंस्ड फोर्स का मतलब है कि उसके ऊपर नेट फोर्स 0 नहीं है। ठीक है, तो आप कहोगे सम ऑफ ऑल फोर्सेस acting on body is not 0। ठीक है, sum of all forces acting on a body is not 0 बेटा। या आप ये भी कह सकते हैं कि नेट फोर्स इज नॉट इक्वल टू 0। जैसे अगर आप इस तरह से कहें एक बॉडी है, इसके ऊपर इस तरफ अगर 10 न्यूटन फोर्स लग रही है और इस तरफ अगर हमारे पास 5 न्यूटन फोर्स लग रही है तो इसके ऊपर नेट फोर्स जो होती है ये 5 न्यूटन होती है। मीन्स नेट फोर्स जो है ये नॉट इक्वल टू 0 है। मीन्स फोर्स इज अनबैलेंस्ड। यहाँ पे फोर्स जो है वो अनबैलेंस्ड फोर्स है। अब अनबैलेंस्ड फोर्स क्या कर सकती है बेटा। अनबैलेंस्ड फोर्स के बारे में ही न्यूटन के लॉज हैं कि जब किसी भी बॉडी के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगी तो उसको क्या होगा, ये हमें बताता है न्यूटन का लॉ। लेकिन सिंपली आप ये कह सकते हैं कि जब अनबैलेंस्ड फोर्स लगती है तो एक्सीलरेशन भी पैदा होती है और अनबैलेंस्ड फोर्स जो होती है वो स्टेट भी चेंज करती है। अनबैलेंस्ड फोर्स मोमेंटम भी चेंज करती है। अनबैलेंस्ड फोर्स काइनेटिक एनर्जी भी चेंज करती है। तो ये सब की सब चेंजेस जो होती हैं ये किस वजह से आती है, ये हमेशा अनबैलेंस्ड फोर्स की वजह से आती है। आप लिख सकते हैं बेटा इसका कंक्लूजन, भले आप इसका भी कर लें कि अनबैलेंस्ड फोर्स
can produce acceleration, can produce acceleration, can change state of body, and also can change momentum as well as काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये एक्सीलेशन भी पैदा कर सकती है, स्टेट चेंज भी कर सकती है, और ये जो है वो मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी को भी चेंज कर सकते हैं। अब लिख सकते हैं यहाँ पे कैन नॉट चेंज मोमेंटम एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी। तो ये बेटा आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स में डिफरेंस क्या है, या बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या कर सकती है किसी भी बॉडी के ऊपर बेटा। ठीक है, तो ये जहन में आपके बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब करते हैं बेटा नेक्स्ट हमारे पास। अब नेक्स्ट हमारे पास है बेटा, इस तरह से न्यूटन के लॉज है बेटा हमारे पास। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन बेटा। अब न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि न्यूटन के लॉज क्या कहते हैं बेटा। देखिए बेटा, न्यूटन के ये जो लॉज हैं बहुत ही सिंपल फॉर्मेट के अंदर आपके बुक के अंदर दिए गए, लेकिन ये लॉज इतने छोटे नहीं है जितने इनको करके यहाँ पे पेश किया गया है। बहरहाल आपके सिलेबस के अंदर जिस लेवल तक हैं वहां तक हम इसको डिस्कस करते हैं, लेकिन ये वो लॉज हैं जिन लॉज से ही आगे क्लू आता है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, या मुख्तलिफ चीजों की जो बुनियाद पड़ी है वो इन्हीं लॉज से पड़ी है। तो बेटा न्यूटन के 3 लॉज होते हैं, एक फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन होता है, सेकंड लॉ ऑफ मोशन होता है, और थर्ड लॉ ऑफ मोशन होता है। तो पहले हम डिस्कस करते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किसको कहा जाता है बेटा। ठीक है, तो हम करेंगे बेटा कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है बेटा, इसको लॉ ऑफ फोर्स भी कहा जाता है, इसको when unbalanced force acts on body, then acceleration
is produced in the direction of force, in the direction of force। बेटा जब किसी भी बॉडी के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स लगती है तो उस बॉडी के अंदर एक्सीलेशन पैदा होती है, और एक्सीलेशन का डायरेक्शन वही होता जो का होता है। इसके आप ये भी कह सकते हैं कि एक्सीलेशन इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू अनबैलेंस्ड फोर्स। ठीक है, अनबैलेंस्ड फोर्स एंड इट इज प्रोपोर्शनल टू फोर्स या पैरेलल टू फोर्स होती है। प्रोपोर्शनल और पैरेलल टू फोर्स होती है। बेटा आप कह सकते हैं कि जब कोई भी बॉडी, जब किसी भी बॉडी के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स लगती है तो अनबैलेंस्ड फोर्स लगने की वजह से उस बॉडी के अंदर एक्सीलेशन पैदा होती है, और उस बॉडी की जो है वो एक्सीलेशन इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स भी होती है। तो आप यहां से कह सकते हैं कि अनबैलेंस्ड फोर्स एक्सीलेशन पैदा कर सकती है। इसका मकसद है अनबैलेंस्ड फोर्स स्टेट भी चेंज कर सकती है। तो आप कहेंगे कि अनबैलेंस्ड फोर्स कैन चेंज स्टेट ऑफ बॉडी। अनबैलेंस्ड फोर्स चेंजेस स्टेट ऑफ बॉडी। मीन्स जब किसी भी बॉडी के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स लग रही होगी तो उसकी बॉडी की स्टेट एक नहीं रहेगी। अगर रेस्ट वाली बॉडी के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगी तो वो मूव करना शुरू कर देगी, लेकिन वो मोशन भी एक्सीलेशन वाली मोशन होगी। अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है और उसकी वेलोसिटी और फोर्स का डायरेक्शन अगर सेम होगा तो एक्सीलेशन पैदा होगी, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा। और अगर वेलोसिटी के और फोर्स के दरमियान डायरेक्शन अपोजिट होगा तो फिर उस बॉडी के अंदर डिसेलरेशन पैदा होगी। तो मीन्स जब किसी भी बॉडी के ऊपर अनबैलेंस्ड फोर्स लगेगी तो उस बॉडी की तीन चीजें हो सकती हैं। अगर वो रेस्ट में है तो वो मूव करना शुरू कर देगी विद एक्सीलेशन। अगर वो मूव कर रही है विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी तो वो एक्सीलेट भी कर सकती है और डिसेलरेट भी कर सकती है। तो आप कह सकते हैं कि इफ अनबैलेंस्ड फोर्स acts on body at rest, then body starts moving with acceleration in the direction of force। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स पे। दूसरी बात कि इफ अनबैलेंस्ड फोर्स is acting on body moving with uniform velocity, then acceleration is produced if v and if is, ये जो है बेटा दोनों पैरेलल है।
बेटा अगर इफ अनबैलेंस्ड फोर्स है बेटा, कि अगर अनबैलेंस्ड फोर्स है इज एक्टिंग ऑन बॉडी मूविंग विद a uniform velocity, then acceleration is produced if v and f are parallel, means सेम डायरेक्शन में बेटा। अगर कोई भी बॉडी है वो इस तरह से जा रही है, वेलोसिटी का डायरेक्शन भी यही है, फोर्स का डायरेक्शन भी यही है। इस तरह भी हो सकता है, वेलोसिटी का भी यही है और फोर्स का भी यही है, तो एक्सीलरेशन बेटा पैदा होती है। या इस तरह से होता है कि अगर कोई भी बॉडी है बेटा, वेलोसिटी का डायरेक्शन इस तरह से, फोर्स का डायरेक्शन अगर इस तरह से, तो फोर्स के एफ एक्स डायरेक्शन इसी तरह से होता है। अगर कोई भी बॉडी इस तरफ जा रही है बेटा वेलोसिटी से और फोर्स इस तरह से लग रही है बेटा, तो इसके अंदर भी एफ एक्स का डायरेक्शन होता है वो वेलोसिटी के अंदर होता है। तो इन सब कंडीशन वो आप कह सकते हैं कि एक्सीलरेशन पैदा हो रही है बेटा। ठीक है, तो आप इस सेंस में आप कहोगे कि किसी भी तरह से जब की या के कंपोनेंट की डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन से पैरेलल होगी तो उसके अंदर एक्सीलरेशन पैदा होगी। पर अनबैलेंस्ड फोर्स, if unbalanced force acts on body moving with uniform velocity, making angle if unbalanced force acts on a body moving with a uniform velocity such that force are कौन तो ठीक है, सच दैट फोर्स आर कंपोनेंट ऑफ फोर्स इज एंटी पैरेलल टू वेलोसिटी, देन डिस्लेशन इज प्रोड्यूस्ड, डिस्लेशन पैदा होती है जब अनबैलेंस्ड फोर्स का कोई भी कंपोनेंट वेलोसिटी से अपोजिट हो या फोर्स खुद वेलोसिटी से अपोजिट हो, इस तरह से बेटा। ठीक है, या अगर कोई भी बॉडी है वेलोसिटी इस तरह से है और फोर्स अगर इस तरह से लग रही है और उसका कोई भी कंपोनेंट इस तरह से अपोजिट डायरेक्शन के अंदर है, तो इस तरह से क्या पैदा होता है, डिसलेरेशन पैदा होती है। तो अनबैलेंस्ड फोर्स जो होती है वो स्टेट चेंज करती है और स्टेट चेंज करने के बाद उस बॉडी की अंदर एक्सीलरेशन पैदा करती है या डिसलेरेशन पैदा करती है, मींस वेलोसिटी को कम करती है। इसका मतलब ये भी हुआ कि ये जो अनबैलेंस्ड फोर्स है ये क्या कर सकती है, मोमेंटम को और काइनेटिक एनर्जी को भी चेंज कर सकती है। तो आप कहोगे, आगे आप कहोगे बेटा कि अनबैलेंस्ड फोर्स कैन चेंज वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी एंड मोमेंटम ऑफ बॉडी बेटा। ठीक है, तो अनबैलेंस जो होती है फोर्स बेटा, काइनेटिक एनर्जी को, वेलोसिटी को और इनको बेटा चेंज कर सकती है। आप ये भी कह सकते हैं कि अनबैलेंस्ड फोर्स जो होती है जब काइनेटिक एनर्जी को चेंज करती है तो अनबैलेंस्ड फोर्स बेटा वर्क कर सकती है।
ये चीजें आगे डीप हो जाएंगी बेटा, इनको आगे नहीं लेते इतना, इसको अनबैलेंस्ड बारे में कहोगे। तो ये न्यूटन के फर्स्ट लॉ की पहली बात हमने डिस्कस की है कि न्यूटन का पहला लॉ पहली कौन सी बात कहता है। अब न्यूटन का यही लॉ एक और बात भी कहता है। देखिए न्यूटन के लॉ ने ये तो कहा कि जब किसी भी बॉडी के ऊपर आप फोर्स लगाओगे अनबैलेंस्ड, तो उसकी स्टेट चेंज होगी और उसके अंदर एक्सीलेशन या डिसलरेशन भी पैदा होगी। अब यहां से एक नया कॉन्सेप्ट आता है कि जब न्यूटन का लॉ कहता है कि अनबैलेंस्ड फोर्स किसी भी बॉडी की स्टेट चेंज कर सकती है और एक्सीलेशन पैदा करती है, तो जब हम किसी भी बॉडी की स्टेट चेंज करना चाहते हैं तो बड़ी बॉडी जो होती है जिसका मास ज्यादा होता है उसकी स्टेट चेंज करने के लिए ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, और अगर कोई भी बॉडी है जिसका मास कम होता है उसकी स्टेट चेंज करने के लिए कम फोर्स लगानी पड़ती है। जैसे अगर एक बिल्डोजर है वो खड़ा है, हम उसको रेस्ट से मूव करवाना चाहते हैं, तो बिल्डोजर का मास बहुत बड़ा है इसलिए उसके ऊपर ज्यादा फोर्स लगेगी, तब जाके उसकी स्टेट चेंज होगी। और अगर कोई छोटी बॉडी है जैसे बाल है, बाल के ऊपर जब हम फोर्स लगाएंगे तो उसकी स्टेट चेंज करने के लिए हमें कम फोर्स लगानी पड़ेगी। तो न्यूटन का पहला लॉ न सिर्फ ये कहता है कि अनबैलेंस्ड फोर्स से स्टेट चेंज होगी, बल्कि आपको ये भी बताता है कि किस बॉडी के ऊपर कितनी अनबैलेंस्ड फोर्स लगानी पड़ेगी। तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताता है कि जिस बॉडी का मास ज्यादा होगा उसकी स्टेट चेंज करने के लिए आपको ज्यादा अनबैलेंस्ड फोर्स लगानी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि न्यूटन कहता है कि हर बॉडी के मास के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से उस बॉडी के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी आ जाती है कि जब किसी भी बॉडी के मास ज्यादा होता है तो उसकी स्टेट चेंज करने के लिए ज्यादा फोर्स लगानी पड़ती है। इसका मतलब ये हुआ कि मास की ये प्रॉपर्टी जो होती है इसको हम इनर्शिया कहते हैं, कि हर मास अपनी स्टेट को बरकरार रखने की कोशिश करता है। अगर आप उसकी स्टेट चेंज करने की कोशिश करोगे तो उसके लिए आपको कितनी ज्यादा अनबैलेंस्ड फोर्स लगानी पड़ेगी वो आपको पता लगता है उसके मास से। अगर किसी भी बॉडी के अंदर मास ज्यादा है तो वो अपनी स्टेट चेंज करने के लिए ज्यादा फोर्स रिक्वायर करेगा। अगर किसी भी बॉडी के अंदर मास कम है तो वो मास अपनी स्टेट चेंज करने के लिए कम फोर्स रिक्वायर करेगा। तो अनबैलेंस्ड फोर्स की रिक्वायरमेंट जो होगी वो किसी भी बॉडी के लिए ज्यादा होगी स्टेट चेंज करने के लिए या कम होगी, इसका पता हमें लगता है उस बॉडी के इंट्रिंसिक मास के थ्रू के उस बॉडी का मास कितना होता है बेटा। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को क्या कहा जाता है? इनर्शिया। तो आप कहोगे न्यूटन ने यह भी बताया कि ऐसा नहीं है कि आप इक्वल अनबैलेंस्ड फोर्स से हर चीज के अंदर इक्वल एक्सीलेशन पैदा करोगे, ऐसा नहीं है। हर मास के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसको हम इनर्शिया कहते हैं। ये न्यूटन का कॉन्सेप्ट है कि इनर्शिया का ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ मास के साथ है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन कि जब किसी भी बॉडी की आप स्टेट चेंज करना चाहोगे तो उसके लिए आपको ज्यादा अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए होगी या कम अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए होगी, ये डिटरमाइन करेगा उस बॉडी का इंट्रिंसिक मास, क्वांटिटी ऑफ मैटर। अगर उस बॉडी के अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर उसका मास ज्यादा है तो उसके लिए आपको ज्यादा अनबैलेंस्ड फोर्स लगानी पड़ेगी स्टेट चेंज करने के लिए, और अगर किसी भी बॉडी का मास कम है तो उसकी स्टेट चेंज करने के लिए आपको कम अनबैलेंस्ड फोर्स लगानी पड़ेगी।
तो ये जो हर मास के अंदर प्रॉपर्टी होती है कि बड़ा मास है तो ज्यादा फोर्स चाहिए अनबैलेंस्ड उसकी स्टेट चेंज करने के लिए, मास है तो कम अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए उसकी करने के लिए। तो ये जो प्रॉपर्टी ऑफ द मास होती है, इस प्रॉपर्टी ऑफ द मास को हम कहते हैं कि ये इनर्शिया है बेटा। तो इनर्शिया का ताल्लुक किसके साथ है? मास के साथ है। और अकॉर्डिंग टू द न्यूटन इनर्शिया इज मेयर ऑफ मास। जबकि आपको पता है कि आइंस्टाइन कहता था कि इनर्शिया सिर्फ मास के अंदर नहीं होती, एनर्जी के अंदर भी इनर्शिया है। तो यहाँ पे डिफरेंस है बिटवीन क्लासिकल फिजिक्स और मॉडर्न फिजिक्स के मास इनर्शिया का ताल्लुक न्यूटन के मुताबिक सिर्फ मास के साथ है, आइंस्टाइन के मुताबिक मास और एनर्जी दोनों के साथ है। आइंस्टाइन कहता था कि एनर्जी हैज इनर्शिया और एनर्जी का ताल्लुक मास के साथ भी है। तो आप कह सकते हैं कि बेटा यहां से आप इनर्शिया का कॉन्सेप्ट कर सकते हैं कि इनर्शिया, ठीक है, प्रॉपर्टी है बेटा, ये इनर्शिया प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ मास ड्यू टू विच we know much unbalanced beta, how unbalanced force is required to change state of body। ठीक है बेटा। अब इनर्शिया एक प्रॉपर्टी है, ध्यान में रखिएगा, फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये प्रॉपर्टी है बेटा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी है और ये प्रॉपर्टी किसके साथ है बेटा? ये प्रॉपर्टी एसोसिएटेड है मास के साथ। तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन के ज्यादा अनबैलेंस फोर्स चाहिए होगी स्टेट चेंज करने के लिए जब उस बॉडी के अंदर ज्यादा मास होगा। तो आप कहोगे कि इनर्शिया इज एसोसिएटेड विथ मास ओनली। ये न्यूटन का मैं लिख लेता हूं बेटा, क्योंकि आइंस्टाइन का अलग कॉन्सेप्ट है। अकॉर्डिंग टू द न्यूटन inertia is a property of mass। property of mass है बेटा। inertia is property associated with mass, associated with mass only। ठीक है, अब इसके मुताबिक इनर्शिया ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट बिकॉज मास इज कांस्टेंट। बेटा न्यूटन के मुताबिक मास किसी भी बॉडी का कांस्टेंट होता है तो उसकी इनर्शिया कांस्टेंट होती है, लेकिन आइंस्टाइन के मुताबिक मास कांस्टेंट नहीं है, इनर्शिया कांस्टेंट नहीं है। inertia body is constant because at moderate speeds, बेटा मैं वर्ड मॉडरेट लिख लेता हूं यहां पे, मॉडरेट स्पीड्स मास इज कांस्टेंट। बेटा न्यूटन के मुताबिक मॉडरेट का तो आइंस्टाइन ने वर्ड इस्तेमाल किया था, लेकिन मैंने जनरली इस्तेमाल कर दिया है कि आम स्पीड्स पे मास कांस्टेंट रहता है, इसलिए इनर्शिया को आप कांस्टेंट मानोगे। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि ये जो है आप इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल, ठीक, अब ये बात समझिएगा बेटा कि इस बात का मकसद क्या है कि इनर्शिया कांस्टेंट है। न्यूटन कहता था, बेटा ध्यान से, तवज्जो से, थोड़ा तवज्जो से, सपोज करें एक बॉडी है बेटा,
इसका मास है 10 किलोग्राम बेटा, और इसकी वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड। ये बॉडी इस तरह से जा रही है बेटा, इसकी वेलोसिटी इस तरह से। अब थोड़ा वेलोसिटी को बढ़ा दे बेटा, सपोज करें बेटा इस बॉडी का मास है 1 ग्राम बेटा, और इसकी वेलोसिटी 1 है 10 पावर 6 मीटर पर सेकंड बेटा। ठीक है, 10 पावर 5 कर दें, 10 पावर 5 मीटर पर सेकंड है बेटा। अगर इसके ऊपर आप फोर्स लगाते हो बेटा, सपोज करें इसके ऊपर आप फोर्स लगाते हो 10 पावर 3 न्यूटन बेटा। 10 3 न्यूटन के बाद सपोज करते हैं बेटा, सपोज कर लेते हैं कि बेटा इसके अंदर इसकी वेलोसिटी बढ़ के हो जाती है बेटा 10 पावर 6 मीटर पर सेकंड बेटा। ठीक है, आपने फोर्स F1 लगा लिया, करके भेजोगे के बराबर नहीं आता, इसलिए मैं फोर्स की वैल्यू नहीं ले। तो हो जाएगा कि अगर हमने फोर्स लगाई F1, ठीक है, और ये F1 है F के बराबर, और इसकी वेलोसिटी बन गई 10 पावर 6 मीटर पर सेकंड। ठीक है, अब अगर इसकी वेलोसिटी आगे हम करना चाहेंगे 10 पावर 7 मीटर पर सेकंड बेटा, यहां पे इसकी वेलोसिटी थी 10 पावर 5 मीटर पर सेकंड, हमने फोर्स F लगाई, इसकी वेलोसिटी हो गई 10 पावर 6 मीटर पर सेकंड। यहां पे हमने फोर्स लगाई F2 बेटा। अब क्या F1 और F2 बराबर होंगी या नहीं होगी, क्योंकि बॉडी की स्टेट के अंदर चेंज तो सेम आई है। 10 पावर 5 से ये 6 बना, ये 6 से 7 बना बेटा, चेंज तो सेम आई है। तो बेटा न्यूटन कहता था कि सेम फोर्स लगेगी सेम चेंज के लिए, क्योंकि वो समझता था कि मास कांस्टेंट है। मास कांस्टेंट है, सेम फोर्स रिक्वायर होगी सेम चेंज के लिए, मींस इनर्शिया रिमेन्स कांस्टेंट। क्योंकि इनर्शिया सेम है तभी सेम फोर्स चाहिए होगी सेम चेंज के लिए, अकॉर्डिंग टू द न्यूटन। यहां पे इसकी एनर्जी 10 पावर 5 के हिसाब से यहां पे लगेगी, इक्वल चेंज के लिए अनइक्वल फोर्स लगानी पड़ेगी। ये था, इसलिए मैंने यहां पे लिखा इनर्शिया बॉडी कांस्टेंट बिकॉज एट मॉडरेट स्पीड मास इज कांस्टेंट। ये किसका है, न्यूटन का कॉन्सेप्ट है कि जब आप किसी भी बॉडी की स्टेट चेंज करोगे तो इक्वल चेंजेस के लिए इक्वल फोर्स लगानी पड़ेगी बिकॉज मास रिमेन्स कांस्टेंट। आइंस्टाइन कहता नहीं, इक्वल चेंजेस के लिए अनइक्वल फोर्सेस लगानी पड़ेगी, पहले के मुकाबले में फोर्स बढ़ानी पड़ेगी नेक्स्ट इक्वल चेंज के लिए। ठीक है, तो ये यहां पे इस पॉइंट का मकसद ये। तो बेटा न्यूटन के मुताबिक इनर्शिया का ताल्लुक किसके साथ है, मास के साथ है। अगर किसी भी बॉडी के पास ज्यादा मास होगा तो ज्यादा इनर्शिया लगानी पड़ेगी, ज्यादा इनर्शिया होगी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी उस बॉडी की स्टेट चेंज करने के लिए। अगर एक 5 किलोग्राम की बॉडी है, एक 10 किलोग्राम की बॉडी है, दोनों रेस्ट में है, तो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन 10 किलोग्राम बॉडी की 10 किलोग्राम बॉडी जो होती है उसको मूव करवाने के लिए ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी और 5 किलोग्राम वाले को कम लगानी पड़ेगी, क्योंकि 5 किलोग्राम की इनर्शिया कम होती है, 10 किलोग्राम की इनर्शिया ज्यादा होती है। और ये इनर्शिया जो होती है ये किसके साथ एसोसिएटेड होती है, मास के साथ होती है। मोर मास मोर इनर्शिया, लेस मास लेस इनर्शिया। आप ये कह सकते हैं कि मोर मास मोर इनर्शिया, मोर मास मोर इनर्शिया,
लेस मास लेस इनर्शिया। ठीक है, ज्यादा मास है ज्यादा इनर्शिया होगी, कम मास है कम इनर्शिया होगी। ये हमें कौन बताता है बेटा? ये हमें बताता है न्यूटन। ठीक है, न्यूटन के मुताबिक इनर्शिया किसी भी बॉडी की कांस्टेंट होती है, और इनर्शिया रेस्ट में भी हो सकती है, मोशन के अंदर भी हो सकती है। इनर्शिया बॉडी कैन possess inertia in rest as well as in motion। ठीक है, अब आप ये कह सकते हैं कि इनर्शिया का ताल्लुक रेस्ट के साथ भी है मोशन के साथ भी है, क्योंकि इनर्शिया मास की वजह से होती है, मास रेस्ट में भी होता है मोशन के अंदर भी होता है। जब कोई भी बॉडी रेस्ट में होती है तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट कहलाती है, जब कोई भी बॉडी मोशन में होती है तो इनर्शिया ऑफ मोशन कहलाती है। तो रेस्ट की इनर्शिया रेस्ट की भी हो सकती है और इनर्शिया मोशन की भी हो सकती है। ठीक है, और इनर्शिया डायरेक्शन की भी हो सकती है। जब आप किसी भी बॉडी का डायरेक्शन चेंज करते हो तो उसके लिए भी आपको अनबैलेंस्ड फोर्स लगानी पड़ती है, क्योंकि वेलोसिटी आप चेंज करते हो डायरेक्शन में तो उसके लिए भी आपको अनबैलेंस्ड फोर्स लगानी पड़ती है। तो इनर्शिया को फर्दर कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी रेस्ट में होती है, रेस्ट से मूव करवाना चाहो तो इनर्शिया ऑफ मोशन होगी। अगर कोई बॉडी मूव कर रही है उसको आप एक्सीलरेट करवाना चाहते हैं, आप डिसेलरेट करवाना चाहते हैं, उसके लिए आपको जो अनबैलेंस्ड फोर्स चाहिए तो उसको आप कहोगे इनर्शिया ऑफ मोशन। अगर आप डायरेक्शन चेंज करना चाहते हो तो उसको कहा जाएगा कि इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब तीसरी बात आती है इससे बेटा, और तीसरी बात कौन सी आती है कि ये आती है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ is also called law of inertia। लॉ ऑफ इनर्शिया कहलाता है बेटा। न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो होता है वो लॉ ऑफ इनर्शिया भी, सॉरी लॉ ऑफ फोर्स भी कहा जाता है बेटा, लॉ ऑफ फोर्स बेटा। अब ये लॉ ऑफ फोर्स क्यों कहलाता है बेटा? देखिए, ये लॉ आपको मास की जिस तरह से प्रॉपर्टी बताता है ना, कि मास की एक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ज्यादा मास होगा ज्यादा इनर्शिया होगी, इसी तरह से बेटा, इसी तरह से फोर्स की भी एक प्रॉपर्टी बताता है। और फोर्स की क्या प्रॉपर्टी बताता है? फोर्स की ये प्रॉपर्टी बताता है कि फोर्स जो होती है वो किसी भी बॉडी की स्टेट चेंज कर सकती है या स्टेट चेंज करने की कोशिश कर सकी, क्योंकि यहाँ पे इनर्शिया की वजह से जब हम स्टेट चेंज करते हैं तो उसके लिए जो हमें एजेंसी एक्ट करनी पड़ती है उस एजेंसी को हम फोर्स कहते हैं। तो ये फोर्स की एक डेफिनेशन प्रोवाइड करता है कि आखिरकार ये फोर्स होती क्या है। तो आप कहोगे कि न्यूटन का जो सेकंड लॉ है, सॉरी फर्स्ट लॉ है, ये आपको डेफिनेशन प्रोवाइड करता है फोर्स की। तो आप इसको इस तरह से कहोगे कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ बेटा states that force is an agency which tends, ठीक है, which changes or state of body बेटा।
बेटा न्यूटन के फर्स्ट लॉ कहता है चेंजेस और टेंस टू चेंज कर, इसको हम कहेंगे क्वालिटेटिव डेफिनेशन। फर्स्ट लॉ